नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं घर बनाते समय कितना काम होने पर कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए देना चाहिए। बहुत से लोगों की शिकायत रहते हैं, जो घर बना रहे होते हैं उनका बहुत से लोगों का शिकायत रहता है कि हमारा जो काम है वे कम हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा पैसे दे दिया है। या बहुत से जगह पे ऐसा भी होता है कि काम करते करते बीच में ही किसी कारणवश जो कॉन्ट्रैक्टर है वे उस काम को छोड़ देते हैं और मकान मालिक को फिर से किसी और कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पड़ता है, जिससे कि जो पहले जिस रेट में काम हुआ है और बाद में जब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आता है तो महंगे रेट में उसी काम को कराना पड़ता है। या बहुत से जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी शिकायत रहता है कि हमने जितना काम किया है उतने रुपए हमारे को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से जो हमारे लेबर मिस्त्री है उनको हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से लेबर मिस्त्री काम पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, क्या कारण होता है और किस काम पे कितने रुपए हमारे को देना चाहिए और कितने तरह से घर बनाते समय हमारे को कॉन्ट्रैक्टर को पैसे हम दे सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कितने काम होने पर कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपए देना चाहिए, जिससे कि ना तो कॉन्ट्रैक्टर ये कहे कि हमारे को कम पैसे मिले हैं या ना मकान मालिक को ये शिकायत रहे कि हमने ज़्यादा पैसे दे दिया है, हमारा काम कम हुआ है। दोस्तों, मेनली दो प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टर है वे पैसे लेते हैं। पहला तो जितना काम होता है उसके अनुसार और दूसरा वीकली पेमेंट होता है। जैसे बहुत से जगहों पर जो काम होते हैं वहाँ पे कोई लोकल मार्केट लगता हो या कोई ऐसा दिन हफ्ते में निश्चित किया जाता है जिस दिन को लेबर और मिस्त्री को जो पैसे हैं वे दिए जाते हैं। ज़्यादातर जगह पे मैंने देखा है आसपास जहाँ काम हो रहा होता है या लेबर मिस्त्री जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो मार्केट लगता है लोकल मार्केट, उसी दिन ज़्यादातर पैसे जो है कॉन्ट्रैक्टर वे देते हैं लेबर या मिस्त्री को। दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना काम होता है उसके अनुसार पैसे देना होता है, लेकिन इसके लिए ये क्लियर पता होना ज़रूरी होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना पैसा देना है। और ये सभी चीज़ें जब घर बनाने की प्लानिंग होता है उसी समय एग्रीमेंट करना होता है, उसमें ये सभी पॉइंट्स लिखवाना होता है। जैसे डीपी से हो गया, वहाँ पर कितने पैसे देना है, लेंटल पे कितना देना है, स्लैब कास्टिंग पे कितना देना है, या प्लास्टर या टाइल्स वगैरह का जो काम है उस पर कितने रुपए देना होता है। तो ये सभी चीज़ें अगर पॉइंट वाइज एग्रीमेंट में लिखा होता है तो कोई भी चिकचिकबाजी नहीं होता है और अच्छे तरह से काम हो जाता है। चलिए देखते हैं परसेंट वाइज कितना काम होने पर कितने रुपए कॉन्ट्रैक्टर को हमें देना चाहिए। वीकली वाले जो मेथड होता है उसमें जो भी आपके साइड पर लेबर या मिस्त्री आ रहे हैं उसके अनुसार आप वीक में यानी हफ्ते में आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि आपके साइड पे कितने लेबर और मिस्त्री आया है। उसी के अनुसार उससे थोड़े से पैसे बढ़ाकर आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी चाहिए होता है, उनके खर्चे के लिए भी। चलिए अब परसेंट वाइज देखते हैं कितने काम होने पर कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए देना होता है। लेकिन इसके लिए ये पता होना ज़रूरी होता है कि टोटल जो रुपए है वे कॉन्ट्रैक्टर को कितना देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को काम अगर दिया जाता है और 1000 स्क्वायर फीट का जो काम है वे है, यानी स्लैब एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, इस हिसाब से 2 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्टर को देना है। अब इसमें जो पैसे देना पड़ेगा वे कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर का उस साइड पे पहुंचता है या उसका कोई लेबर पहुंचता है तो मकान मालिक को एडवांस के रूप में यानी एडवांस के तौर पे 10% यानी जो टोटल रुपए देना है कॉन्ट्रैक्टर को उसके 10% जो रुपए है वे देना होता है एडवांस के तौर पे, जिससे कि वे ज़रूरत का सामान ला सके और काम चालू कर सके। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वे होता है हमारी नींव की खुदाई की और उसमें हमारे कॉलम वगैरह जो खड़ा करते हैं उसका, और इसके साथ ही जब डीपीसी तक काम हो जाता है वहाँ पे टोटल रुपए का 15% रुपए देना होता है। इसके बाद इसके जो अगला चरण होता है वे होता है लेंटल लेवल तक। अगर ब्रिक वर्क हो गया, कॉलम कास्टिंग हो गया, तो वहाँ पर टोटल खर्चे का 20% रुपए देना होता है। इसके बाद जो काम होता है वे होता है स्लैब कास्टिंग का। उससे पहले शटरिंग करना होता है, तो स्लैब कास्टिंग के दौरान 20% टोटल खर्चे का रुपए देना होता है, क्योंकि स्लैब कास्टिंग जो होगा उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वही जो शटरिंग वाले होते हैं उनको पैसे देते हैं, या जो मशीन वाले होते हैं उनको देते हैं, या जो भी जो सरिया बांधने वाले होते हैं, तो ये सभी खर्चे कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है। तो स्लैब कास्टिंग के दौरान 20% जो रुपए है वे देना होता है। जो काम है वे होता है प्लास्टर वर्क का,
तो प्लास्टर वर्क पे जो टोटल खर्चे का जो परसेंटेज है वे 15% जो रुपए है वे देना होता है। अब ये सारे खर्चे जब से काम शुरू हुआ है तब से और प्लास्टर वर्क होने तक लगभग 80% जो रुपए है वे कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच चुका होता है। इसके बाद जो बचे हुए 20% है ये आपके जो भी कोई रिपेयरिंग वर्क रह गया है या फ्लोर में पीपीसी करना है तो उस पे ये 20% जो रुपए है वे दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एग्जांपल लिया है तो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में टाइल्स वगैरह नहीं आता है, लेकिन अगर टाइल्स भी लगाना है, मार्बल ग्रेनाइट भी लगाना है तो उसका रेट बढ़ जाता है और उसी के हिसाब जो परसेंटेज है वह भी घटता या बढ़ता रहता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिए हैं, यानी वीकली अगर पेमेंट करना है तो किस हिसाब से करना होता है या अगर परसेंट वाइज काम के अनुसार करना होता है तो कैसे पेमेंट करना होता है। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो भी काम है वे सही तरीके से और टाइम पे हो सकेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।